हर किरदार के कई किरदार हुआ करते हैं। ए मुसाफिर, तल्ख न हो अंदाज में, कुछ पल ठहर, थोड़ा समझ, जल्दबाजी न कर किसी को आजमाने में। वाह, वाकई में हर इंसान के हिस्से न जाने कितने रिश्ते नाते, कितने सारे रोल्स आते हैं। इनमें से कुछ रिश्ते तो ऐसे भी होते हैं जो इंसान के जन्म के साथ ही बन जाते हैं। बिल्कुल, और साथ ही आती है इन सबको निभाने की जिम्मेदारी, और होता है इन सब रिश्ते नातों के बीच एक तालमेल, एक बैलेंस बिठाने का दायित्व। बल्कि सिर्फ रिश्तों में ही क्यों, अपने खुद के साथ, अपने अंतर्मन के साथ, बाहरी दुनिया के साथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, बल्कि यूं कहे कि जीवन का हर पहलू बैलेंस की बुनियाद पर ही टिका होता है। तो अब तक तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि हम वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज बात करते हैं बैलेंस की, इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। और वॉइस डिवाइन के इस सफर में आज हम हैं आपके साथ, मैं रश्मि, मैं भावेश। नमस्कार, धन निरंकार। भावेश जी, अब बैलेंस की बात चल ही रही है तो ध्यान आ रहा है कि किस तरह अभी हाल ही में बच्चों की एग्जाम्स चल रहे थे। मैं सिर्फ एक ही बात उन्हें बोलती थी कि एक टाइम टेबल फॉलो करो, पढ़ाई के साथ साथ इन बिटवीन ब्रेक्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें भी बैलेंस बनाकर चलो। और बच्चे ऐसा कर भी रहे थे, पर पता है क्या हुआ जी? उन्हें समझाते समझाते मेरा खुद का बैलेंस पता नहीं कब आउट हो गया। मतलब ये कि मैंने महसूस किया कि मैं उनसे जब भी बात कर रही थी तो बस यही पूछ रही थी कि कितना सिलेबस रिवाइज हो गया, या कितना सिलेबस अभी बाकी है, कितना रिवीजन चल रहा है। इसके अलावा शायद कोई बात ही नहीं बची थी मेरे पास। तो इसका मतलब बच्चों के साथ साथ शायद आप भी बच्चे हो गए हैं। एब्सोल्युटली। और पता नहीं कब मैंने उनके पूरे स्केड्यूल को अपना स्केड्यूल बना लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब घर में 2 की जगह 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। 2 बच्चे और तीसरी मैं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन शाम को अचानक बैठे बैठे ख्याल आया और अपनी पसंद का म्यूजिक कानों में लगाया, शूज पहने और निकल गई वॉक पर। 1 घंटे बाद जब वापस आई तो मुझे अंदाजा हुआ हाउ इम्पोर्टेंट दैट वॉक वॉज फॉर मी। Just 1 hour of being with the nature did wonders to me and to my mood. I came back feeling so refreshed and relaxed. और तब मुझे अंदाजा हुआ कि what actually I was missing. ओह, कहते हैं ना रश्मि जी कि शांत मन के साथ चिंतन और भी अच्छे से होता है। बिल्कुल। तो एक बात तो सही से समझ आ रही है कि बाहर के बैलेंस की शुरुआत अक्सर अंदर से होती है। राइट। जिसे हम इमोशनल बैलेंस भी कहते हैं। मतलब जब बाहरी सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो तो अंदर से काम और क्लियर हेडेड रहना बहुत जरूरी सा हो जाता है। बिल्कुल भावेश जी, हर बात का खाका जैसे पहले मन में ही तैयार होता है और फिर बाहर नजर आना शुरू होता है। तो कितना जरूरी होता है कि हम अपने अंतर मन का ख्याल रखें। कहीं ना कहीं वो एक लाइंस जो अक्सर हमने कई बार पढ़ी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली ये कहानी हम सभी की है जी। कभी कभी तो लगता है कि जीवन में जितनी भी बातें हम देखते हैं या महसूस करते हैं वो शायद उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी लगती है। जी। दिमाग उन्हें रिप्ले कर करके इतना बड़ा दिखा देता है कि हमारे लिए मानो जैसे एक बड़ी सी समस्या बन जाती है। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस इमोशन से होकर गुजर रहे हैं, पर हम वो इमोशन नहीं हैं। क्योंकि जैसे रश्मि जी, क्या किसी कार में बैठे बैठे किसी पैसेंजर ने ये कहा है कि मैं कार हूँ? बिल्कुल नहीं। और शायद इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट उन छोटी छोटी बातों पर जोर देते हैं जिनसे ये बैलेंस बना रहे, जैसे कि वर्कआउट करना जिससे हैप्पी हार्मोन्स इंड्यूस होते हैं, ऐसा ही कुछ। बिल्कुल भावेश जी। और कमाल की बात यह है कि हम ये बातें जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन
इम्प्लीमेंट करने में चूक जाते हैं। अब कितनी बार हमने पढ़ा कि नेचर के साथ वक्त बिताना दिमाग को कितना सुकून देता है, या फिर छोटी सी बात कि अपनी फीलिंग्स के लिए एक जर्नल मेंटेन कर लेना। जब भी स्ट्रेस्ड फील हो, आउट ऑफ बैलेंस्ड फील हो, वो फीलिंग्स को एक कागज पर उतार देना। एंड आई फील मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना। क्या बात है। परमात्मा के एहसास में रहना, सिमरन और शुक्राने में रहना। बिल्कुल रश्मि जी, शुक्र है कि जीवन में संतों का संग मिला हुआ है, सद्गुरु है, इनकी टीचिंग्स है, इनका आशीर्वाद है जो मन को थाम लेता है, शांत करता है और पावन भी। तो वाकई भावेश जी, ये सद्गुरु की रहमत नहीं तो और क्या है कि ये सही वक्त पर हमें विवेक बख्श देते हैं और वापस लाइफ को सही ट्रैक पर ले आते हैं। क्या बात है। वैसे ट्रैक से ध्यान आया रश्मि जी कि आप वॉक करते करते कौन सा म्यूजिक सुन रहे थे? उसे सिर्फ म्यूजिक कहना शायद सही ना हो भावेश जी। वो तो हम सबके लिए वो पावन बानी है जिसे सुनते ही मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ शांत भाव पैदा होता है। सुनना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं पावन अवतार बानी का ये शब्द। जिसनों पूरा सतगुर मिलया, निबड़ गया उसदा लेखा। चरण तूड़ मस्तक ते लाया, बदल जाए मथे दी रेखा। जिसनों पूरा सतगुर मिलया, निबड़ गया है उसदा लेखा। जिसने अपना प्रभु पछाता, उसदा होया बेड़ा पार। जिसने अपना प्रभु पछाता, उसदा होया बेड़ा पार। इस जग अंदर कोई सुखिया, बाकी दुखिया कुल संसार। बाकी दुखिया कुल संसार। जिस ते गुर पूरा किरपाल। ततीवाना उस नू लगे, जिस ते गुर पूरा किरपाल। लोक सुखी पर लोक सुहेला, एथे ओथे रैंदा नाल। एथे ओथे रैंदा नाल। एथे ओथे रैंदा नाल। भगतां दा मुख उजला हुंदा, जग विच हुंदी जय जयकार। भगतां दा मुख उजला हुंदा, जग विच हुंदी जय जयकार। निंदकां दा मूंह काला हुंदा, पैंदी जम्मा
जम्मा दी फिटकार, पैंदी जम्मा दी फिटकार। गुरमुखां दा मार्ग वखरा, मनमुखां दा रस्ता होर। गुरमुखां दा मार्ग वखरा, मनमुखां दा रस्ता होर। कहे अवतार सुनो रे संतो, दोहां दी नहीं मिलदी टोर, दोहां दी नहीं मिलदी टोर, दोहां दी नहीं मिलदी टोर। रश्मि जी, अगर हम निरंकार की हर रचना को गौर से देखें तो नजर आएगा कि इसने प्रकृति के हर रंग, हर रूप और नियम में एक संतुलन डाला है। हर फूल अपनी समय सीमा तक खिलता है और फिर मुरझा जाता है। बिल्कुल भावेश जी, हर पतझड़ के बाद शुक्र है कि फिर से बाहर आती है। बारिश और सर्दी भी अपने अपने अनुपात में इस धरती का रूप निखारते हैं। और यहाँ तक कि हर इमोशन भी बैलेंस में रहे, इसलिए उसका काउंटर इमोशन भी बनाया है। जैसे कि हंसी बनाई तो रोना भी बनाया, दुख बनाया तो सुख भी बनाया। शायद इसीलिए कि हम इंसान हर इमोशन को गहराई से महसूस कर सकें, उसे अच्छी तरह से जी सके और फिर उसके बाद आगे बढ़ सके। बिल्कुल भावेश जी। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी को बारिश का मौसम पसंद है और साल भर सिर्फ बारिश होती रहे तो क्या होगा? तो एक तो उसे बारिश से इरिटेशन होने लगेगी जी, और दूसरा शायद बारिश की कद्र भी ना हो। तो बस यही बात परमात्मा हमसे भी चाहते हैं कि इंसान एक संतुलन में रहे। पर होता क्या है, हम ह्यूमंस को जैसे ही पहला मौका मिलता है ना, हम उस सहज से संतुलन को यूं ही गंवा बैठते हैं। एंड वी जंप द गन्स। एब्सोल्युटली। और आज के समय में शायद यही एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाह रहा है, एक बैलेंस के पीछे भाग रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड घर आई, क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे के बाद मिल रहे थे, तो ढेर सी बातों का सिलसिला निकल चला और हर बात का सार यही निकला कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि वाला भाव है। जैसे कि कुछ ना कुछ खटकता सा रहता है ना, वैसी वाली फीलिंग। थोड़ा सा पूछा तो शी गॉट इमोशनल और उन्होंने बस इतना ही कहा कि घर संभालती हूँ तो ऑफिस के काम याद आ जाते हैं, ऑफिस संभालती हूँ तो घर पर बच्चों की फिक्र लगी रहती है, हमेशा हर वक्त एक गिल्ट वाली फीलिंग साथ साथ चलती है और लगता है कि कोई भी किरदार मैं ठीक से नहीं निभा रही। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी घर के मेंबर्स के प्रति भी दिखाई दी। ओह, वेरी कंसर्निंग। तो फिर आपने क्या कहा? मन में बस यही ख्याल आया कि एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसे इतने सारे रिश्ते उपहार में मिले, पर जहाँ इन रिश्तों की वजह से हर खुशी दुगनी हो जाती है, हर छोटी सी बात उत्सव बन जाती है, वहीं कभी कभी जाने अनजाने यही रिश्ते दुख का कारण भी बन जाते हैं। अगर जरा सी भी लापरवाही या चूक हो जाए तो वो रिश्ता आउट ऑफ बैलेंस होने में देर नहीं लगती। एब्सोल्युटली। पर रश्मि जी, ममतामयी राजमाता जी ने इस बात का भी कितना सरल सा उपाय बता दिया ना। वो क्या भावेश जी? कि जब हर रिश्ते की बुनियाद गुरुमत और गुरु की शिक्षाएं हों तो वो बैलेंस हिलता ही नहीं है जी। और अगर हिलता भी है
तो बड़ी सहजता के साथ संभल भी जाता है। बिल्कुल भावेश जी, और शायद इसे मैं गुरमत का सहारा ही कहूंगी कि वो सही टाइम पे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई जो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ भी उस वक्त शेयर की। वो कुछ ऐसी है कि देयर वाज अ कपल हु वाज मैरिड फॉर 30 years। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, सिवाय एक छोटी सी बात के जिसका हस्बैंड को अक्सर बहुत बुरा लगता था, पर वो कुछ कह नहीं पाते थे। और वो बात इतनी सी थी कि जब भी उनकी वाइफ ब्रेकफास्ट सर्व करती तो ब्रेड का जो कॉर्नर वाला पीस होता है ना, उसे अपने हस्बैंड को दिया करती थी। बाय द वे, आई डोंट लाइक इट। मी नीदर। तो जो उनके हस्बैंड थे वो अक्सर सोचते कि व्हाई शी ऑलवेज गिव दी सॉफ्टर पोर्शन ऑफ द ब्रेड टू किड्स। एक तो वो बच्चों को पहले सॉफ्टर पोर्शन देती हैं और उसके बाद खुद बचा हुआ खा लेती हैं, और उन्हें हमेशा वो कॉर्नर वाला पार्ट ही क्यों मिलता है। आखिर एक दिन उनके सब्र का बांध टूट ही गया और उन्होंने गुस्सा होते हुए अपनी वाइफ से ये सवाल कर ही दिया कि ऐसा क्यों। उनकी बीवी बहुत हैरान हुई इस बात पर, और तब जो उन्होंने कहा वो हम सबके लिए एक आई ओपनर हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब वो छोटी थी तो उनके घर में उनके फादर ने एक रूल बनाया था। क्या था वो रूल? कि उनके तीनों बच्चों में से जो सबसे वेल बिहेव्ड चाइल्ड होगा, ब्रेड का बेस्ट पीस यानी वही कॉर्नर वाला टुकड़ा, कॉर्नर वाली ब्रेड उसे मिलेगी। तो फिर तो मुझे भी मिलनी चाहिए। और बल्कि कई बार तो उन्होंने कहा कि उस पीस के लिए वो बचपन में बड़ी मेहनत किया करते थे, और इतने सालों से वो अपनी तरफ से अपने हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ ब्रेड का वो बेस्ट पार्ट सर्व कर रही थी। वाह। तो भावेश जी, कहानी तो ब्रेड के एक छोटे से टुकड़े की है, पर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कई सारी छोटी छोटी सी सीख छुपी हुई थी। जैसे कि कम्युनिकेट करना। अगर हम कम्युनिकेशन की पावर को पहचान लें और मन की बात को जाहिर करें तो सामने वाले को भी समझ आ सकता है कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है। कई बार हम मान लेते हैं कि इसे सब पता है, पर दरअसल सामने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि हम चाह क्या रहे हैं। वही बात जो हमने सत्संग में कितनी बार सुनी है। क्या कहना है और किस तरह कहना है, इसका आंकलन जरूर कर लें, तो फिर हर रिश्ते का रूप निखर सकता है। और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो होगा कि हमने कोशिश की। बिल्कुल भावेश जी, और वाकई में सत्संग में हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है ना। जी, सत्संग वो सागर है जहाँ विवेक और सहनशीलता जैसे हीरे मोती सहज में ही मिल जाते हैं। बिल्कुल भावेश जी, एंड टुडे वी आर लकी कि आज हमारे साथ पैनल में भी ऐसे ही सूझवान महात्मा जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस संतुलन के बारे में और वो किस तरह से इसे प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारे साथ हैं परम आदरणीय किशन दास जी, who has been serving the mission currently as member in charge land purchase। आप जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही भावेश जी, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव आदरणीय राजेश झा जी, who's been an ardent devotee of निरंकारी मिशन। तो आप जी का भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन निरंकार जी। निरंकार जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आदरणीय किशन दास जी से है कि जहां हम आपको मिशन में निरंतर इतनी सेवाएं निभाते हुए देखते हैं, वहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी आपने एक बैलेंस बिठाया हुआ है। सो हाउ डू यू डील विद इट एंड हाउ डू यू मैनेज दिस? सबसे पहले जब सदगुरु की कृपा से सेवा मिली तो मन में तो यही है, पहले मैं अपनी फैमिली से तो बता भी दूं और उनसे आशीर्वाद भी ले लूं जी। जनरली हमारी मीटिंग होती है, सब भाई हम जॉइंट हैं। तो उनको जब बोला कि ऐसे ऐसे सदगुरु द्वारा सेवा मिली है, आपकी सपोर्ट होगी तो मैं सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बोलने का भी जी, और किस तरह से बिजनेस भी ठीक चलता रहे और इधर भी ध्यान हो रहे, ऐसा किसी के मन में ना आए कि मेरी कमी भी महसूस ना हो और मुझे भी उनकी यहाँ सेवा करने में अच्छा लगे। जब उन्होंने बोला कि आप सेवा अकेले नहीं करोगे, हमारी सबकी तरफ से आपकी सेवा जुड़ी हुई है। क्या बात है, कमाल है। तो जब उनसे इजाज़त मिली परिवार से, तो कई बार ऐसे बिजनेस के अंदर कभी कमियां पेशियां तो आती रहती हैं, और जब सिमरन करके इसका ध्यान करके उसको जोड़ लेते हैं साथ में, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ सॉल्व नहीं हो
पर इतना है कि वो हमें महसूस नहीं होती हैं। वो टेम्परेरी पीरियड आता है। एक बार बचपन की बात याद आ गई, पिताजी के साथ बॉम्बे जाने का मौका मिला। तो जनरली जब भी बॉम्बे, क्योंकि हमारे नानी वगैरह वहीं रहते थे जी, तो जू पे वो जरूर ले जाते थे। हम छोटे थे, जू पे जब नहाने के लिए ले गए तो बच्चे थे, पहली बार गए जब, तो समंदर का पानी तो नमकीन होता है, तो वो हमारी आंखों में लगता था और आंखें में थोड़ी जलन होती थी। तो फिर पिताजी बोले तुम ऐसा करो, जब भी लहर कोई आए अपना मुंह उल्टा कर लिया करो, समंदर की तरफ ना किया करो, और अगर कोई बहुत बड़ी लहर आए उस टाइम नीचे बैठ जाया करो, वो लहर ऊपर से चली जाएगी। पर अभी वही बात अब जब थोड़ी समझ आई, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा तरह बोला, पर अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, अपने आप को नीचे झुका लो, सिमरन कर लो, वो अपने आप ऊपर से निकल जाएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। क्या बात है। उस टाइम अपना ध्यान जो है सतगुरु के साथ, इस सिमरन के साथ जोड़ लें, जो प्रॉब्लम है वो बड़ी इजीली, बड़ी कंफर्टेबली हमारी पास हो जाती है। ये भी सिखलाई हमको मिली क्योंकि पिताजी हमारे मेरे जन्म से पहले ही इस मिशन के साथ जुड़े हुए थे। अच्छा। बहुत बड़ा विश्वास है उनका निरंकार के ऊपर कि बिजनेस के अंदर भी किस तरह से कभी निरंकार को, इसका सिमरन को कभी भी भूलना नहीं, हमेशा इसके साथ जुड़े रहो। तो जैसा भी वक्त हो वो सब कंफर्टेबली चला जाता है, निकल जाता है। जी जी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बिजनेस भी बढ़ा, काम भी बढ़ा, और परिवार में प्यार भी बढ़ा। आज भी हर मंडे को घर में सत्संग होती है, छोटे से लेके बड़ा तक, मतलब अब तो हमारे ग्रैंड बच्चे हो गए, वो भी और बड़े भी एक ही जगह बैठ के हम संगत करते हैं। तो आदरणीय किशनदास जी, इससे एक बात तो ज़रूर पता लगती है कि कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए गुरुमत और गुरु की शिक्षाएं ही आधार बनती है ना? जी, ये तो बिजनेस की बात हो गई, पर इतना बड़ा जॉइंट परिवार है जी, उसके अंदर भी जब भाइयों की शादियां होती गई, बड़े होने के नाते घर का कोई मेंबर आया मेरे पास, उसने मेरे को आज ऐसे बोल दिया, उसने आज मेरे को ऐसे बोल दिया। तो जैसे ही मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा एक बात सुनो, आपने जो मेरे को फैमिली मेंबर की कमी बताई, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मैं रिएक्ट नहीं होऊंगा, मैं सिमरन कर दूंगा दातार जो इसको ऐसे शब्द बोले हैं, आगे से इनको वो इस तरह से शब्द ना बोलें। ये भी एक परिवार का बात याद रहती है। कमाल है। पर ऐसे कई छोटे छोटे उदाहरण हैं, पर बगैर सतगुरु की कृपा से चल नहीं पाते। जब सतगुरु सिर पे हाथ रख देते हैं, लगता है कि खुद के अंदर, परिवार के अंदर नेगेटिविटी चली भी जाती है, पर तो ग्रस्त है, कभी ना कभी कोई ना कोई मन कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है, बस इसके साथ जुड़ते हैं फिर वो ठीक हो जाता है। पर अरदास हमेशा यही करता हूँ, एक बड़े होने के नाते, कितनी सहन शक्ति दे सतगुरु माता जी, आप कृपा करना, हमेशा ही ध्यान ऐसा बना रहे, जब भी कोई ऐसा वक्त आए नीचे बैठ जाऊं, अपने आप को झुका लूं, यही आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का। आई एम श्योर कि ऑल आवर लिसनर्स वुड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली भावेश जी। तो मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टू आदरणीय राजेश जी, आपसे भी तकरीबन सवाल यही है कि वी सी यू ट्रैवलिंग अराउंड, अ लॉट ऑफ ट्रैवल हैपन्स, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो आपका जॉब नेचर भी ऐसा है और उसमें बहुत सारे इतने लोगों से मिलना भी होता है। तो जहाँ वर्क फ्रंट पर इतने अलग अलग स्वभाव के लोगों से आप मिलते हैं, डील करते हैं, फिर भी वो एक संतई हमेशा मेंटेन करके रखना, और फिर घर में भी उसी आचरण को हर वक्त, ये थोड़ा है तो डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन मैंने देखा कि आप बहुत सहजता से निभाते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? पता नहीं, ये रश्मि जी, सच बताऊं तो जो जब से ब्रह्मज्ञानी हुआ जी, जब से ये दात मिली, एक चीज़ तो समझ में आया ही कि हम अगर विचरते भी हैं तो इसी निरंकार में ही वास करते हैं। जी जी। जहाँ भी जाए, जो कर्म करें, या तो घर में या बिजनेस में, रहना इसी निरंकार में। जो घटना घटेगी वो इस निरंकार के अंदर ही होगी। और एक चीज़ है कि जो घटना घटने वाली है या घट चुकी, सब इन्हीं की मर्जी से होना है। बिल्कुल। और ये परम सत्य है, ये आज की नहीं, जब से अगर सोचे आदिकाल से ये सत्य है जी। बिल्कुल। तो अगर बीच में अगर मैं ये सोच लूँ कि बिजनेस और फैमिली में मैं बैलेंस करता हूँ,
तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं बहुत क्लियर हूँ इस थॉट पे कि मैं बैलेंस नहीं करता हूँ, ना मैं कर पाऊँगा। क्या बात है। फैक्ट ये है कि जो आपसे सीखा, जो निरंकारी मिशन में आने के बाद जो सीख मिली, सत्संग में आके महापुरुषों का संग लेके जो आचरण, जो व्यवहार सामने से सीखने को मिला जी, तो जो हमारे आचरण में बाय डिफॉल्ट कोई प्रेशर से परिवर्तन नहीं आया। वो निरंतर सत्संग जाना, चाहे उस समय बाल संगत जाया करते थे, बाल संगत से जो सीख के आना, फिर घर में उस समय उस ढंग से व्यवहार हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जी। मेरे माता पहले थे ज्ञानवान, फिर पिताजी हुए, फिर बहनें हुई, मैं भी हुआ साथ में। सब में एक स्वाभाविक सा परिवर्तन था। तो कैसे वो ऐसा बैलेंस बना, इस बैलेंस को मैं बार बार बोलूँगा कि बन गया अपने आप ही। मेरी कोशिश सिर्फ यही थी और यही होनी चाहिए भी कि मैं रेगुलर सत्संग जा पाऊँ और आप जैसे संतों के संग में रह के उनके वचनों पे आचरण को ला पाऊँ। क्या बात। मैं अगर आचरण अपना अगर एक अच्छे बेटे की तरह बना लिया तो माता पिता मेरे को अच्छे लगेंगे। मैं अगर आचरण शादी के बाद वाइफ से एक अच्छे पति का बना लिया तो मेरे को वाइफ अच्छी लगेगी। वो जो सदगुरु बाबा जी कहते थे कि भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो आदि सत्य है वो कि मैं देखता कैसे हूँ सामने वाले को। आज भी आपकी कृपा से, निरंकार के आशीर्वाद से घर में भी जो बच्चे भी हैं वो भी संगत से जुड़े हुए हैं, बाल संगत में जी, इंग्लिश मीडियम संगत में। और आपके वॉइस डिवाइन का तो रेगुलर श्रोता हमारा पूरा परिवार है। क्या बात। थैंक यू सो मच जी। तो राजेश जी, कोई ऐसा आप जी का निजी अनुभव आउट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ और योर वर्क लाइफ विच यू कुड शेयर, जिसमें ये अनुभव आपके हमसे आप शेयर करें, जिसमें ये पता लगे कि किस तरह से वहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी ने बराबर आपको उस तरीके से डायरेक्शन दिया, आपको मार्गदर्शन दिया, जिससे आप उन चीज़ों को भी बैलेंस कर पाएँ। इफ़ यू कुड प्लीज़ शेयर। हाँ जी, हाँ जी, बड़े सारे इंसिडेंट है भवेश जी, बट सबसे पहला इंसिडेंट मैं शॉर्ट में शेयर करूँगा जी, कि जो मेरा प्रोफेशन था कमर्शियल का, अकाउंट्स का, उससे जुदा मेरे को कभी मैनेजमेंट ने एक टास्क दिया आउट ऑफ स्टेशन जाके, नए जगह पे जाके परफॉर्म करने का। जी, समहाउ मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, बहुत चैलेंजिंग था। बट हमारे पास तो आज भी और पहले भी आसरा एक ही है। जब घर से गया तो भी नमस्कार करके चरणामृत पी के गया था, वहाँ भी जाके सिमरन ही करता था। तो मेरे लिए तो अगर रास्ता एक ही है, जुड़ना एक ही से जुड़ा हूँ और मेरा आसरा भी एक ही है, तो सत्य बात है कि वो अगर सॉल्यूशन भी हुआ, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था कंपनी के लिए, मेरे लिए तो और था कि मैं देखा नहीं था। बट वो सॉल्यूशन भी अगर हुआ वहाँ पे तो मेरे को भी नहीं पता चला। मेरी कंपनी में तो मेरी वाहवाही हुई, लेकिन मैं तो सतगुरु का शुक्र करता हूँ कि वाहवाही तो उन्हीं की है कि उनकी सिखलाई काम ये आई कि मेरे को कहाँ नम्र रहना है। तो नम्र रहने की बात अगर बोलूँ, दो चीज़ें हैं कि एक तो जो सतगुरु के वचन है या महापुरुष के वचन है उस पर पूरा भरोसा रखो। समय के साथ उन उलझनों के साथ में कोई और रास्ता ढूंढने ना निकलो जी। अगर उन्होंने बोला है कि नम्र रहो, विनम्र बनो, झुको, उन्होंने सब रास्ते दिए हैं। हमारे सामने गुरु की देन है परम पूजनीय बाबा अवतार सिंह जी की संपूर्ण अवतार वाणी, बाबा हरदेव सिंह जी की संपूर्ण हरदेव वाणी। तो रश्मि जी, इसमें ऐसा है कि मेरे को तो ऐसा फील होता है जी कि मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया हूँ अभी, ना मेरे को शब्द याद है उतने, बट जिस दिन जिस उलझन में पड़े अगर महापुरुष उसको पढ़ लें ढूंढ के, तो उसमें सारे सॉल्यूशंस हैं। एब्सोल्युटली राजेश जी। जी, तो जब मैं उस जगह का आपको इंसिडेंट का बता रहा था, वहाँ पे भी अगर मैं निकल पाया तो सतगुरु की सिखलाई से ही हाँ जी। लौट के आया, सक्सेस होके लौट के आया, गुरु की कृपा थी। तो मैं वहाँ भी बैलेंस मैं नहीं बनाया, बैलेंस तो गुरु ने अपने आप ही करना था। सतगुरु ने रचयिता यही है, तो वो अपने आप ही हो रहा था। मेरे को सिर्फ नाम डाल दिया कि नाम हो गया। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ, भी लास्ट समागम का, जो अभी हमारा 75वां समागम हुआ, जी जी, मैं मैगजीन सेक्शन में सेवा करता हूँ। वहाँ पे लास्ट दिन परम पूजनीय राज मामी जी आई जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा ऐसे ही कि कैसा चला, कैसा हुआ। हमने बड़ी कृपा जी, लास्ट ईयर से तो इंटरनेट भी, क्योंकि लाइव होते हैं वहाँ कंप्यूटर्स, बोले बहुत अच्छा रहा, बहुत कृपा है आपकी, दातार की मेहर है, खूब बढ़िया चला। जी। उन्होंने 2 लाइनें बोली
महापुरुषों उन्होंने बोला कि बेटे ध्यान रखना, ये जो गुरु है ना सारे कार्य किए होते हैं, बस आपको बिठाए हैं जी। कि आपका नाम हो गया। क्या बात। तो अगर मेरे दिमाग में ये रहे तो फिर बैलेंस वर्ड ही नहीं रहेगा कि मैं बैलेंस कर पाऊंगा। बिल्कुल सही। कमाल है। आपकी बात सुनकर आदरणीय सत्यार्थी जी की वो बात याद आती है कि अगर बनना है तो कार्यकर्ता बनो, करता नहीं। सतवचन जी। So we all are enlightened to have such pious thoughts of yours, राजेश जी। आप जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी अपना कीमती समय निकालकर आज स्टूडियो में आए और अपने थॉट्स, अपने विचारों से हमें और श्रोताओं को आपने एनलाइटन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया। अनजाना जद कोई मुसाफिर दर देते आवे, अनजाना जद कोई मुसाफिर दर देते आवे, उस दे दिल विच आप विराजे हौले जिहा समझावे, उस दे दिल विच आप विराजे हौले जिहा समझावे। ए खिड़ाने संतों गूढ़े प्यार दिया, ए खिड़ाने संतों गूढ़े प्यार दिया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया। रश्मि जी। जी। जैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस की अभी बात कर रहे थे तो मुझे एक रीसेंट इंसिडेंस याद आ रहा है जी। कुछ दिन पहले काम के सिलसिले में नॉर्थ अमेरिका जाना हुआ। अच्छा। एंड द वर्क शेड्यूल वाज सो टाइट कि 3 दिन तक दिन कहाँ और रात कहाँ इसकी भी खबर नहीं लग रही थी। अच्छा। और उसमें भी फिर जेट लैग, डिफरेंट टाइम जोन्स, कुल मिला के हुआ ये कि फैमिली से कनेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। And I tell you, my 4-year-old son, he doesn't even sleep without me. तो वो सारे ख्याल जैसे मुझे घेरे हुए थे। 3 दिन बाद जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि घर वालों से तो बात ही नहीं हुई, तो मन में हल्का सा डर भी आया कि कहीं वो नाराज ना हो गए हों। जाहिर है। और देखा कि ठीक उसी पल उनकी वीडियो कॉल आई। अच्छा। मैं कुछ कह पाता उसके पहले उनके मुस्कुराते चेहरे स्क्रीन पर देख मानो सारी चिंता, सारा डर, फिक्र, थकान सब एक पल में दूर हो गए। कमाल। मुझे लगा कि शिकायत से बात की शुरुआत होगी, पर वहां तो शुक्राने वाला भाव था। क्या बात है। मुस्कुराहट की ठंडक थी। और आप यकीन मानिए कि जब उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करो, जिस काम के लिए गए हो बराबर ध्यान और मन लगाते हुए उस काम को पूरा करके वापस आओ, यहाँ की आप बिल्कुल चिंता मत करना, ये सुनकर मानो नई ऊर्जा का संचार हुआ। रश्मि जी, कमाल है ना भावेश जी, कितनी ब्यूटीफुल सी बात है ये। और आपका ये जो पूरा किस्सा है, इसे सुनकर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही है जी, कि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को कितना ब्यूटीफुली निभाया।
I think we tried our level best. Of course you did. नहीं तो अक्सर टारगेट्स की और डेडलाइंस की रेस में दौड़ते हुए ये मिस हो जाता है कि एक्चुअली हम इतनी मेहनत कर किसके लिए रहे हैं। अभी हाल ही में हमने न्यूज़ में सुना कि ऑल द मेजर टेक कंपनीज वर लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज। जी, और बल्कि एक इंसिडेंट तो ऐसा भी था कि जनवरी के महीने में एक एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया और अगले ही महीने उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। जी, तो बस यही ध्यान आया कि इस मुश्किल वक्त में जो साइलेंटली येट स्ट्रांगली साथ खड़े होते हैं वो ही अपने होते हैं, वो ही कदम कदम पर हिम्मत देते हैं। क्या बात है। कंपनी के स्केड्यूल्स शायद बदलें, हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट भी फ्लक्चुएट करे, लेकिन जो इस वक्त हाथ पकड़कर थाम कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, वो ही हमारे अपने होते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो बहुत जरूरी है भाव यही सारी बात का कि हम इनकी जहाँ काम की कदर करें वहीं इनकी भी कदर बराबर करते रहें। नहीं तो ऐसा ना हो किसी एक को तवज्जो इतनी दे दी जाए कि दूसरा पीछे छूटने लगे। क्या बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप जी की इस बात से। जी भावेश जी। तो इसी विषय पर अपने भाव साझा करने के लिए आज हमारे साथ है बहन सुधा जी दिल्ली से। आइए इनसे जुड़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट जब माना तब जाना में। धन्यकार जी, वैसे तो जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस और अनुभव होते हैं जिनको हम अपनी सिखलाइयों से भी रिलेट कर सकते हैं और काफ़ी कुछ अनुभव और सीख भी दे जाते हैं। ऐसे ही एक एक्सपीरियंस मैं याद कर रही थी और वो पावन पंक्तियाँ अवतारवाणी की लाइंस, मन्निए जेकर वचन गुरु दा उस्तत गुरु दी होवेगी, आप पे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। ये पंक्तियाँ इस एक्सपीरियंस से कैसे रिलेट करती हैं दासी शेयर करना चाहेगी। एक जगह समागम था, हम समागम में गए तो वहाँ पर एक सेवादार की ड्यूटी थी, हमको रोड क्रॉस करना था। तो उन्होंने बहुत सख्ती से, हालांकि उस टाइम उनका वो सेवा करने का टाइम था, बाखूबी वो निभा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस सख्ती से बोला कि मेरे को सहन नहीं हो पाया और मैं एकदम से नर्वस हो गई और आंसू भी आ गए, गुस्सा भी अंदर से आया कि इन्होंने कैसे बोल दिया ऐसे। फिर एकदम से ये याद आए कि सदगुरु माता जी चाहते हैं कि कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति, प्यार ही प्यार बांटना है, प्यार ही प्यार देना है। तो वही चीज़ याद आई और दासी ने हाथ जोड़ दिए और अच्छा जी कहा। और जब उन्होंने रिएक्शन ऐसा देखा तो उस सेवादार ने सामने से हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा, बख्श लेना महापुरुषों, दास सेवा के चलते ऐसा बोल गया। तो सदगुरु ने इतनी सीख ना दी होती तो शायद मेरे भी मुंह से कुछ निकल जाता और वो अच्छा नहीं लगता। तो सदगुरु की सिखलाई ने वो कैसे अनुभव दिया। ऐसे ही एक एक्सपीरियंस और टीवी देख रहे थे, एक मूवी चल रही थी, एक एक्टर जो रोल निभा रहे होते हैं तो वो हंस रहे होते हैं, डर जाते हैं तो हम भी डर जाते हैं, या फिर वो रोते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक आंसू निकलने लगते हैं। उसमें कॉमेडी के भी सीन्स आ रहे हैं और एक डरावने सीन्स भी आ रहे हैं और रोने वाले सीन्स भी आ रहे हैं। जैसे जैसे सीन आ रहे हैं वैसे वैसे फेस एक्सप्रेशंस, हालांकि वो एक मूवी चल रही है लेकिन वो कैसे हम पर अपना प्रभाव डाल रही है, वो अपने रोल को इस तरह से निभा रहे होते हैं कि हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस तरह से उनका एक पहनावा होता है वही हम लोग भी अपनाना शुरू कर देते हैं, अपना हेयर स्टाइल भी वैसा बना लेते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो एक इंसानियत वाला किरदार है, एक सदगुरु ने हमको गुरसिख की श्रेणी दी है, गुरसिख वाला किरदार है, ऐसा ही आया मन में कि हम भी वो गुरसिखी वाला किरदार बाखूबी निभा पाएँ ताकि हमसे भी जो मिले उस पर वो छाप छोड़ पाएँ
और वो भी एक प्यार विनम्रता वाला, उस पर भी रंग सद्गुरु का सिखलाइयों का रंग चढ़ पाए। धन्यवाद जी। जिन्ना गुरु चरना दे नाल प्रीता लाइया ने, जिन्ना गुरु चरना दे नाल प्रीता लाइया ने, फिर जन्नत वालियां खुशियां दे दर तो पाइया ने, फिर जन्नत वालियां खुशियां दे दर तो पाइया ने। और इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आदरणीय बहन निशा जी के भाव, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। जी। धन्यवाद जी। अगर हम आज बात कर रहे हैं पारिवारिक जिम्मेवारियां और सत्संग के बीच तालमेल की, तो एक बात शेयर करती है। सतगुरु की कृपा से ब्रह्मज्ञानी परिवार में जन्म हुआ, जहाँ पेरेंट्स ने कदम कदम पर गुरु की शिक्षा पर चलने के लिए और इसके एहसास में रहने के लिए प्रेरित किया। और जब मैरिज हुई तो वो परिवार ज्ञानवान नहीं था। एक पल के लिए तो लगा था कि कैसे सब मैनेज होगा, बट इसके एहसास में ये सफ़र भी तय हो जाता है। परिवार ऐसा मिला जिन्होंने कभी सत्संग पर जाने से रोका ही नहीं और ना ही कभी भक्ति की राह में बाधा बने। और जीवन साथी के रूप में विजय जी मिले, जिन्होंने कभी सत्संग पर जाने से रोका नहीं और कभी टाइम होता था तो वो लेकर भी जाते थे सत्संग पर। धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ी, परिवार बढ़ा। बच्चों के आने के बाद जिम्मेवारियां निभाते हुए कभी सत्संग मिस भी हो जाता था, बट वो कहा जाता है ना कि हाथ कार वाल ते चित यार वाल। अगर इसका एहसास रहे तो ये दूर जाने ही नहीं देता। ऑफिस जब जाती थी तो सोनीपत से दिल्ली बाय ट्रेन जाती थी, जिसमें 1.5 आवर लग जाता था। तो कोशिश यही होती थी कि हाफ एन आवर तो संपूर्ण अवतारवाणी पढ़ ली जाए, और जो बाकी 1 आवर बचता था उसमें बच्चों की स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट्स बना लिए जाएं। सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस होता था उसको कवर करके क्वेश्चन पेपर बना लिए जाते थे और उसकी जेरोक्स करा के रखते थे ताकि वो रिवीजन के टाइम काम आए। और सब ये सब काम ट्रेन में ही कर लेते थे। उसके बाद शाम को जब 7:30 के बाद ऑफिस के बाद पहुंचते थे घर, तो कोशिश यही रहती थी कि टाइम वेस्ट ना करके बच्चों की स्टडी पर भी पूरा ध्यान दिया जाए और परिवार को भी अधिक से अधिक टाइम मिल जाए, क्योंकि गुरु की शिक्षा यही है कि पहले परिवार में ही बैलेंस बनाकर चलना है। इस तरह से सफ़र तय करते हुए गुड़गांव शिफ्ट होना हुआ। तो विजय जी कभी संगत पर लेने भी आते थे और कभी छोड़ने भी जाते थे, और इन बिटवीन महात्माओं से संपर्क हुआ और सतगुरु की कृपा से ज्ञान लिया। और आज पूरा परिवार ज्ञानवान है और इसके दर से रहमतें प्राप्त कर रहा है और खुशियाँ प्राप्त कर रहा है। लेकिन ये सब तब भी संभव हो सकता है, लाइफ में बैलेंस भी तभी बना रह सकता है जब सतगुरु की शिक्षा का एहसास पल पल बना रहे। धन्यवाद जी।
तो भावेश जी, ये जो छोटे छोटे अनुभव हैं, ये कितना कुछ सिखाते हैं। मतलब आई हैड नो आइडिया अबाउट द स्ट्रगल विच गोज इनटू मेक अ सिस्टम वर्क, कि उनका ट्रेन में काम करना सो ओवरवेलमिंग टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रगल बिहाइंड इट। जी, है ना? बिल्कुल। एंड आई थिंक ऐसे एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल भावेश जी। कितनी डिवाइन सी बात है ना रश्मि जी। एक निरंकार, एक साथ संगत, पर अलग अलग महात्माओं के जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो हर एक्सपीरियंस अपने आप में एक नया अनुभव देता है, एक नई सीख देता है। बिल्कुल, है ना जी। और इसीलिए ये सेगमेंट मेरा बहुत पसंदीदा सेगमेंट है। तो भावेश जी, आपके पसंदीदा सेगमेंट के बाद आइए सुनते हैं ये मधुर गीत। शुक्रिया। तेरा चर्चा, तेरा चर्चा, तेरा चर्चा, साहिब तेरा चर्चा, तेरा चर्चा, साहिब तेरा चर्चा, तेरा चर्चा, से लेके आसमां तक क्या तेरा चर्चा, इधर उधर मैं जहां भी जाऊं तेरा चर्चा, चर्चा करे जुबान मेरी, मेरा चर्चा करे जुबान मेरी, इतनी औकात है कहाँ मेरी, कहाँ मेरी, इतनी औकात है कहाँ मेरी, कहाँ मेरी, इतनी भावेश जी, कहीं बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि कार के टायर्स की तरह हमारे जीवन में भी सिर्फ 4 ऐसे पहलू हैं जिन पर अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान हम दें तो जीवन का सफर आसान सा हो सकता है। पहला, हमारी पर्सनल लाइफ, दूसरा हमारे रिश्ते, तीसरा हमारा काम यानी वर्क लाइफ जिसकी अभी अभी हमने बात की, और चौथा सोशल बैलेंस। और पता है इन चारों टायर्स का अलाइनमेंट बना रहे इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या? स्पिरिचुअलिटी। ओह या, आई एम कंप्लीटली अलाइन। कहीं पर एक कोट पढ़ा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स पेशेंटली वेटिंग फॉर आवर सेंसेस टू ग्रो शार्पर। राइट, आई थिंक आई हैव आल्सो रेड इट समवेयर। जी, ये सेंसेस तभी शार्प हो सकते हैं जब जीवन में अध्यात्म हो, क्योंकि जैसे अंधेरे कमरे से निकलते हुए अक्सर आंखें अपनी देखने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करती है, उसी तरह अगर बाहरी परिस्थिति डार्क हो तो मन भी उजाले की तलाश तेजी से शुरू करता है, और अगर उस उजाले से पहले ही मन रोशन है तो फिर विपरीत परिस्थितियां भी डराती नहीं हैं। क्या बात है। बल्कि मन को बांध कर रखती है
और जीवन से संतुलन को कभी भी हटने नहीं देती। बिल्कुल भावेश जी, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक कमरे में मान लीजिए बहुत सारे गंभीर चेहरे बैठे हुए हैं और उन्हीं के बीच कोई एक चेहरा लगातार मुस्कुरा रहा है, तो ऐसा लगता है ना कि सब ठीक है या सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जीवन में अगर बैलेंस आउट हो पर संतों का अगर साथ हो तो वो उसी मुस्कुराते चेहरे की तरह बहुत ताकत और ऊर्जा देता है। और ऐसा ही एक किस्सा याद भी आ रहा है। मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वहाँ हर साल सभी मिलकर होली लंच ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। पर इस साल वहाँ 2 नए पड़ोसी शिफ्ट हुए और बाई चांस ऐसा हुआ कि उनकी आपस में विचारधारा मिल ही नहीं रही थी। दे वर पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और इसी वजह से कोई प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की बात को लगातार काट रहे थे और बात एक जगह आकर ऐसी अटकी कि लगा कि जो सालों से सिलसिला चलता आ रहा है वो इस साल शायद टूट जाएगा। ओह जी, जब कुछ देर ये सिलसिला चला और रुका ही नहीं तो मम्मी पापा से रहा ना गया और उन्होंने सदगुरु माता जी की उस शिक्षा को आधार बनाया जहाँ हुजूर फरमाते हैं कि हम सभी उन दियों के समान हैं जिनके आकार भले ही अलग अलग हैं पर अंदर जो ज्योत है, जो अग्नि है, उसका स्वरूप एक ही है। और बस फिर क्या था, इस बात का ध्यान आते ही ये सहज ही समझ आया कि चाहे कुछ भी हो, हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम और एक्सेप्टेंस चाहिए। जैसे ही इस भाव के साथ उन्होंने बात शुरू की तो मानो सभी के अंदर एक पॉजिटिव वाइब अपने आप सर्कुलेट हुई और फिर देखते ही देखते जो बात ईगो की वजह से खराब हो रही थी वो संभल गई और हर साल की तरह इस साल भी प्यार और मिलवर्तन के साथ होली का त्योहार सेलिब्रेट हुआ। क्या बात है रश्मि जी। जी, तो कुल मिलाकर ये कि जहां हम अपने अंदर के संतुलन को, बैलेंस को संभाल पाते हैं तो उसी की झलक घर परिवार में और फिर आस पड़ोस में और हमारे ऑफिसेस में, हमारे ऑफिस कल्चर में, हमारे बिजनेसेस में जी, एंड अल्टीमेटली फिर समाज में दिखनी शुरू हो जाती है। जी भावेश जी, और जब यही बात एक छोटे से स्वरूप से निकलकर बड़े सेटअप में ढलती है ना तो समाज का रूप भी सुंदर नजर आता है और एक बेहतर भविष्य का नक्शा खुद ब खुद बन जाता है। क्या बात है। ऐसे कई अमोलक शिक्षाओं से भरा हुआ है हमारा अगला सेगमेंट, पर्ल्स ऑफ विजडम। एब्सोल्युटली। आजकल ये जो वसंत का मौसम है इसमें आपने कुछ नोटिस किया? जरूर किया होगा, चारों ओर फूल ही फूल खिले दिखाई दे रहे हैं, है ना? अभी कुछ दिन पहले जब मैं कई दिनों की छुट्टी के बाद ऑफिस आ रही थी तो मैंने गाड़ी के शीशे के बाहर देखा तो पाया कि सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं। मैंने सोचा इसी रास्ते से तो मैं रोज ही गुजरती रही हूँ और चाहे अनचाहे इन पेड़ों पौधों पर नजर भी पड़ ही जाती है। इन पेड़ों पौधों ने कभी पहले मेरा ध्यान इतना तो नहीं खींचा। पूरे साल तो ये सब एक ही जैसे लगते रहे। ये पलाश और सेमल के फूलों से लदे पेड़ पूरे साल कहाँ खोए रहते हैं। ये बॉटल ब्रश, टिकोमा, चंपा और ना जाने कितने ही पौधे जो पूरे साल गुमनाम से झाड़ियों में छुपे रहते हैं, अचानक से कितने खास हो जाते हैं और हमारे मनों को खींचने लगते हैं। आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इन पर फूल खिल जाते हैं, है ना? ऐसा ही तो होता है हमारी जिंदगी में भी। जब किसी इंसान के भीतर कोई खास गुण, कोई खास योग्यता खिलने लगती है ना, तो एक साधारण सा दिखने वाला लोगों की भीड़ में छुपा हुआ इंसान कुछ खास, कुछ अलग हो जाता है। वो हम सबकी निगाहों को, दिल को खींचने लगता है ना? उसके भीतर भी कुछ खिला होता है इन्हीं फूलों की तरह। आपने तो देखा ही है ना, एक दुनियावी प्रतिभा भी जब पूरी तरह से उभरती है तो भी इंसान भीड़ से अलग हो जाता है, खास हो जाता है। एक बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि पेड़ पौधे राजी हैं प्रकृति के साथ, मौसम के साथ। ठंड सह जाते हैं, गर्मी झेल लेते हैं, जब बारिश आती है तो भीग जाते हैं, आंधी चलती है तो खुद को झुका लेते हैं। अभी तेज हवाएं चली ना तो पत्तों को गिर जाने दिया, रोका नहीं, कोई विरोध नहीं, सब में राजी हैं। एक बात और, पेड़ों पौधों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है।
जबकि हम इंसानों के पास हजारों ऑप्शन हैं, अनंत संभावनाएं हैं। अभी कल ही मैंने एक खबर पढ़ी, एक दृष्टिबाधित लड़की, देश की पहली IAS ऑफिसर। कितना चैलेंजिंग रहा होगा ना, लेकिन हिम्मत और हौसले के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। यानी इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि परमात्मा भी। इसी से जुड़ी एक कहानी मुझे अक्सर याद आती है। एक दिन लोहे का काम करने वाले एक कामगार के बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा इंसान की कीमत क्या है? पापा ने कहा, बेटे इंसान की कीमत का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। तो क्या सभी इंसान अनमोल हैं? बेटे ने पूछा। पापा ने कहा, बिल्कुल। तो फिर बेटे ने पूछा, तो फिर इस दुनिया में किसी का सम्मान ज्यादा तो किसी का कम क्यों होता है? कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों होता है? पापा ने उसे एक कोने में रखी लोहे की रॉड उठाकर लाने को कहा। जब बच्चा ले आया तो पापा ने कहा, अब तुम बताओ इसकी कीमत क्या है? बच्चे ने कहा, यही कोई 200 रुपए। पापा ने कहा, अगर मैं इतने ही लोहे की छोटी छोटी कीलें बना दूं तो? फिर तो इसकी कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। बच्चे ने जवाब दिया। अगर मैं इससे किसी मशीन के पुर्जे बना दूं तो और ज्यादा। अगर मैं इससे घड़ी की बहुत सारी स्प्रिंग बना दूं तो? बच्चे ने कहा, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसके पापा ने समझाया, ठीक इसी तरह इंसान की कीमत इसमें नहीं कि वो अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। इंसान की कीमत अनमोल है। वो चाहे तो खुद को गुणों से, खूबियों से संवार कर अपनी कीमत बढ़ा सकता है, और अगर चाहे तो गिरा भी सकता है। जी हाँ, इंसान चाहे तो वो खुद को गिराकर हैवान बन सकता है, और अगर चाहे तो अपने भीतर प्रेम के पुष्प खिलाकर राम, कृष्ण, जीसस, बुद्ध जैसा हो सकता है। ये इंसान के खुद के हाथों में है। ओ मौला मौला, ये तन मेरा जे चश्मा होवे, ते मैं मुर्शिद वेखना रजा हूँ। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, ते मैं एक खोला एक कच्चा हूँ। एक दो डिठिया मैं को सब्र ना आवे, ते मैं होर किताब वल भजा हूँ। मुर्शिद दा दीदार बाहू, मैनू लख करोड़ा हजां, मैनू लख करोड़ा हजां। मैं तुझको निहारूं, मैं तुझको पुकारूं, मेरा तुझ संग जीना, तू मेरा मदीना, तू सांसों की सरगम, तू जख्म की मरहम, तू घर की बरकत, तू हृदय की हरकत, तू मेरा सहारा, तू मेरा गुजारा, तू मेरे रूबरू, तू मेरी जुस्तजू, तू दिल की धड़कन, तू बिरहक तड़पन, तू मेरा बसेरा, मैं तेरी, तू मेरा। मैं पिया की दीवानी हो गई, मैं पिया की दीवानी हो गई। रंग दे माला, रंग दे माला, रंग दे माला, रंग दे माला। मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे।
भावेश जी, बैलेंस की बात हो रही है तो होम मेकर का जिक्र होना भी कहीं ना कहीं बनता है ना? अरे क्यों नहीं। तो जैसे कि एक होम मेकर होने के नाते मुझे अच्छी तरह एहसास है कि घर ही वो बेसिक यूनिट है जहाँ से सारे इमोशंस बाहर की दुनिया में ट्रैवल करेंगे। अब बाहर का एनवायरनमेंट तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, पर घर पर तो एक माहौल को पॉजिटिव या काम रखने की कोशिश कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल एट डूइंग दिस। यस, आई डू फील मिजरेबली एट टाइम्स. I feel guilty of not delivering what was expected from me. But at the end of the day, it is all about picking your pieces and getting ready again to do whatever you do with the better intent and little more love. And once you have done that, you have played your role, one needs to surrender. जैसे कि ऐसे छोटे छोटे कई किस्से हुआ करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा पेशेंस अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं। और यही वो टाइम होता है जहां हम जो सत्संग में सीखते हैं ना, उन्हें अमल में लाने का। जैसे कि अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं और किसी दूसरी कार का रैश ड्राइव करते हुए ओवरटेक करना, या फिर किसी का बस बिना बात यूं ही बेरुखी से बात करना। अब इन सारी सिचुएशंस में मेरे हाथ में बस इतना ही है that how do I react? और आखिर कहा किसने कि लाइफ फेयर है या इजी है, पर है तो लाइफ ही और जीनी भी है। और ऐसे में ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनजाने में ही अपनी स्माइल, अपनी वार्मथ दे जाते हैं। कोई आपके हाथ में कम सामान देखकर बिलिंग क्यू में आपको अपनी जगह दे देता है, या फिर जीपीएस के काम न करने पर अनजान मुसाफिर आकर आपको रास्ता समझा देता है। यही शायद वो छोटी छोटी सी खूबसूरत बातें हैं जिसकी वजह से इस दुनिया में बैलेंस बना हुआ है। रश्मि जी, आप जहाँ छोटी छोटी सी खूबसूरत बातों का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ क्योंकि हम मार्च एंडिंग की तरफ मार्च कर रहे हैं तो वो बड़ी बड़ी सी बैलेंस शीट और उनके नंबर सामने आ जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है। पूरे साल क्या बिजनेस किया, क्या नफा, क्या नुकसान, क्या वेल्थ क्रिएशन, क्या कैपिटल, इन सभी को टैली करते रहते हैं, और वो भी जीरो डिफरेंस के साथ। जी। पर क्या कभी हमने ये सोचा कि जीवन के अलग अलग पहलू और उनके लेजर के बारे में, जैसे रिश्तों का लेजर, वर्क लेजर, हमारे दोस्ती यारी का लेजर, इन सभी लेजर्स में हम तभी टैली कर पाएंगे जब हम अपनी तरफ से ब्रह्म ज्ञान की एंट्री को पास करेंगे। तो रश्मि जी, आइए साथ मिलकर अपने कैपिटल अकाउंट में गुरमत के खाते से कुछ क्रेडिट एंट्रीज पास करते हैं ताकि जीवन की बैलेंस शीट बराबर टैली रहे। बिल्कुल भावेश जी, व्हाई नॉट। और क्यों ना आज दिल से थैंक यू कहा जाए उन्हें जिन्होंने ये शिक्षाएं बख्शी, हम सभी को ये एहसास बख्शा। क्यों ना आज दिल से शुक्राना किया जाए सद्गुरु का, क्योंकि सद्गुरु हैं तो ब्रह्म ज्ञान है, तो ये सिखलाइयाँ हैं, तो जीवन में ये पॉजिटिविटी है और ये बैलेंस है। बिल्कुल रश्मि जी। और भावेश जी, क्योंकि मार्च में जैसे आपने जिक्र किया फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, तो वही कहीं ना कहीं एक छोटा सा जिक्र करने का मन करता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का भी, उस नारी शक्ति को प्रणाम करने का भी। तो कुछ लाइंस इस तरह से लिखी, ये भाव कुछ इस तरह से आए कि जहाँ सद्गुरु का शुक्रिया, वहीं उन सब साइलेंट वॉरियर्स का भी शुक्रिया जिनकी अनदेखी जाने अनजाने में हो जाती है, जिन्हें ना कोई ऑफिस रिकॉग्नाइज करता है और ना ही शायद कोई बिजनेस टीम, पर फिर भी वो निरंतर बिना रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट किए अपनी सेवा में लगे रहते हैं। सलाम है उस मातृ शक्ति को जो बिना कहे अपने बच्चे की ढाल बन उसे हर तूफान से बचाती है। उन बहनों को जो माँ से रूठने के बाद सबसे पहले याद आती है। उन बेटियों को जो घर को जोड़ने वाली डोर सहज में बन जाती है। उन मासी और बुआओं को जो अनजाने में ही घर की रौनक बढ़ाती है। उन चाची, ताई और मामियों को जो हर उत्सव और त्योहार की जिम्मेदारी सबसे पहले उठाती है। उन ननद और भाभियों को जो सहेली की परिभाषा को पूरा सा बनाती है। उन पड़ोसिनों को जो वक्त पड़ने पर सबसे पहले काम आती है। उन सहेलियों को जो बिना जजमेंटल हुए
दिल का हाल जान जाती है। उन दादी और नानियों को जो किस्से कहानियों से हमारा बचपन सजाती है, और उन पत्नियों को जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में मजबूती से हाथ थामे नजर आती है। वाह रश्मि जी, व्हाट अ ट्रिब्यूट टू विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू। पर मैन हो या विमेन, होम मेकर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, जी, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग, अब जो ख्याल आ रहा है वो हम सभी के लिए है। क्या? अक्सर हम मान लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जीवन का महज एक पहलू है। जैसे कि सत्संग जाकर आ गए तो लगता है कि एक ड्यूटी टिक हो गई, ऑफिस गए, ऑफिस की जिम्मेदारियों को निभाया और एक टिक हो गया, वाओ व्हाट अ शेड्यूल। राइट। या फिर घर परिवार को थोड़ा समय दे दिया, उनके प्रति अपना फर्ज निभा दिया तो लगता है कि एक और टिक मार्क हो गया, सुपर्ब। करेक्ट। पर असल में सब कामों में अगर निरंकार का एहसास शामिल हो जाए तो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक पहलू ना बनकर जीवन जीने का आधार बन जाता है, और फिर इसी आधार के साथ बाकी सारे पहलुओं पर खुद ब खुद टिक लगता चला जाता है। और रश्मि जी, सही मायनों में यही बैलेंस है। तो भावेश जी, फिर वही बात जो हमने न जाने कितनी बार सुनी कि सुख ये नहीं कि जीवन में तुम भी हो, सुख ये है कि जीवन में तुम ही हो। तुम ही हो, क्या बात है रश्मि जी। जी, और इसी के साथ भावेश जी, वक्त हो चला है अपने श्रोताओं से इजाजत लेने का। जी, जाते जाते जोड़ते हैं अपने श्रोताओं को सद्गुरु संदेश के साथ, और श्रोताओं से ये गुजारिश कि हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूले voicedivine@nirankari.org पर। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। एक मन में जब प्रभु समा जाता है तो फिर मन हमेशा के लिए आनंदित हो उठता है। हर समय एक हमें जो यहाँ एक बात वो भी कि मन की स्थिरता की बात, तो ये मन अलग अलग पूरे दिन में अगर कैसे भी ख्याल आ रहे हैं, सोच आ रही है, एक परिस्थिति आ रही है, पर उसमें भी अपनी सोच को एक मात्र रखकर कि एक मध्य मार्ग की जो बात है, एक बीच का रास्ता कि बिल्कुल दो अलग अलग एक्सट्रीम्स नहीं, तो मन को स्थिर कैसे रखें। तो अगर हम उदाहरण देखें कि अगर कोई एक गिरते हैं, अगर हमारा चलते चलते बैलेंस खराब हो रहा है और डगमगा जाते हैं, तो हम कोई पक्की चीज़ को जैसे पकड़ लेते हैं, डाली पकड़ ली पेड़ की, तो गिरने से बचाव हो जाता है, क्योंकि वो पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, उसके जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसने उस पेड़ को उस जगह से ठस से मस नहीं होने दिया। तो जब उसकी डाल पकड़ लेते हैं तो वो मजबूती हमें मिल जाती है। और वरना यही चलते चलते अगर हम फिर कोई ऐसी चीज़ को हाथ लगा दें जो खुद ही अपनी जड़ों से नहीं टिकी हुई, वो खुद ही एक डगमगा रही है, तो फिर हमारा भी बैलेंस नहीं बन पाता और हम तो गिरते ही हैं। और वहीं वो वस्तु भी अगर हमारे हाथ में हो तो वो भी साथ गिर जाती है। तो बात यही कि मन की जो स्थिरता की बात हो रही है, अब मन को अगर गिरने से बचाना है तो हर समय जो स्थिर है उसका आसरा लें, उसकी पकड़ लें। जो ये परमात्मा है, जो हर समय की सच्चाई है, ये समय के साथ बदलता नहीं, अपनी जगह पे कायम दायम हर समय है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब इस परमात्मा को देखकर इसके साथ जुड़ते हैं और इसी की एक पकड़ अपने मन पे मजबूत रखते हैं, तो जो स्थिर है इसके साथ जुड़ गए तो हम भी स्थिर हो गए। रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे
चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा रब जाने मैनू होया की वे तेरे बिना मेरा लगदा ना जीवे की मैं करा कुछ बोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा मिठड़े लगन